एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। ठीक है, किसी भी सेल के कवर को, सेल के एनवलप को हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल एनवलप, सेल कवर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर मीन्स यह बनी होगी मॉलिक्यूल्स से। वो मॉलिक्यूल्स कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं और कुछ मूवमेंट्स पर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होंगी। तो इस तरह की फ्लूडी नेचर को हमने बोल दिया क्वाजी फ्लूइड। इलास्टिक है, प्लीएबल है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, परमिएबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी भी स्ट्रक्चर की कि वो अपने अंदर से किसी दूसरे सब्सटेंस को पास होने देता है या नहीं। अगर कोई मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर किसी भी दूसरे सब्सटेंस को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस पास होने देती है तो ऐसी मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर वो किसी भी सब्सटेंस को बिल्कुल भी अलाउड ना करे पास होने के लिए, उसे हमने बोल दिया इम्परमिएबल। अगर वो कुछ सब्सटेंसेस को जाने दे, लाइक लिक्विड को जाने दे रही है लेकिन सॉलिड को ब्लॉक कर रही है, तो ऐसे मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया सेमी परमिएबल। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल भी क्या होगा? यानी कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से पास होने देगी। ओके, अगर लिक्विड भी है तो लिक्विड में भी कुछ सब्सटेंसेस पास हो पाएंगे इजीली और कुछ सब्सटेंसेस इजीली पास नहीं हो पाएंगे। तो इस टाइप के नेचर को हमने बोल दिया सेलेक्टिवली परमिएबल। दैट मीन्स हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन होगी? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इट इज ट्राइलैमिनर और ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर। क्या होगा इसका मतलब कि यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होगी, 2 एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और उनके बीच में एक सेंट्रल लेयर प्रेजेंट होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हमारा जो है लिविंग स्ट्रक्चर है। इट कंप्राइजेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स and a special category of lipids, cholesterol. Okay, first of all प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डिस्कवर की गई बाय शेवान 1838 में, एंड द टर्म plasma membrane was given by Nageli and Kramer. Okay, plasma membrane is also commonly known as plasma lemma, and the term plasma lemma was given by Plough. ओके, तो दिस इज सिंपली अबाउट आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल एनवेलप है, किसी भी सेल को जो कवर किए हुए हैं, क्वाजी फ्लूइड है, इलास्टिक, प्लायबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल इसका नेचर है, बनी होगी लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे ये किसी भी सब्सटेंस को एंटर करने दे रही है और किस तरीके से ये ब्लॉक कर रही है, तो इन सारे स्ट्रक्चर, इन सारे टॉप पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया एक मॉडल नॉन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के पहले बहुत से मॉडल आए, जैसे रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डैनिली डेवसन मॉडल। तो सभी में बस यही बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्राइलैमिनार लेयर है, जिसमें 2 लेयर लिपिड्स की है और 1 लेयर प्रोटीन की प्रेजेंट होगी, एंड इनको कंपेयर कर दिया गया वेरियस अदर स्टफ। ओके, बट ये कोई भी मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो टू एक्सप्लेन दिस हमारे पास एक मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आया, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल
सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया, जो सिंपली क्या बताता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर फोस्फोलिपिड का सी होगा एंड सेंट्रली एंड उसके एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस पर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। और इस मॉडल को कंपेयर कर दिया गया सिंपली बाय प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड, और यू कैन से एनी लिक्विड ड्रिंक विद आइस फ्लोटिंग ओवर देम। आपने कोई भी लिक्विड ड्रिंक ली, इधर कोल्ड ड्रिंक ली या नींबू पानी, एनीथिंग, उसमें आइस जिस तरीके से फ्लोट कर रही है, तो सिंपली प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड। ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर पूरा ग्राउंड मटेरियल फोस्फोलिपिड लेयर्स ने बनाया हुआ है एंड जो प्रोटीन्स होंगे वो इसमें बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट होंगे। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है बिकॉज इट एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो जस्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज गिवन बाय सिंगर, एस जोनाथन सिंगर एंड गर्थ निकोल्सन, एंड उन्होंने यही बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर में इंसर्टेड है। ओके, इस मॉडल को, इस स्ट्रक्चर को सेंट्रल डोग्मा कहा गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर जितने भी फंक्शंस होंगे, सेल जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करेगी, सेल एनवलप यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो भी मोज़ाइक अरेंजमेंट है एंड उसके जो मॉलिक्यूल्स है, इधर लिपिड और प्रोटीन, सब की मूवमेंट को एक्सप्लेन कर सकेगी। तो दिस इज आवर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सो टू नो द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उसके अंदर दोनों हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन है, वी यूज्ड अ एलिमेंट नॉन एज ऑस्मियम। ऑस्मियम को यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? किसी भी सेल को, बेसिकली हम आरबीसीज को प्रिफर करते हैं, तो सेल को लिया, उसको ट्रीट किया गया ऑस्मियम से। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑस्मियम वी कंक्लूडेड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन फाउंड इन एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं, हमने जैसा कि डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेमिनर होगी, मतलब 3 लेयर होगी। एक लेयर यहाँ पर प्रोटीन फोस्फोलिपिड की प्रेजेंट है एंड 2 फैट प्रोटीन्स की लेयर प्रेजेंट है और एक फैट्स की लेयर प्रेजेंट है, लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट है। सो लिपिड जो बाई लेयर है वो 3.5 नैनोमीटर या फिर आप सिंपली कह सकते हो 35 एंगस्ट्रॉम की होगी विथ 2 लीफलेट्स ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स। अभी जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो जो हमारे फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, बेसिकली हमने जिनको फॉस्फोलिपिड बोला, दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक मीन्स दे हैव बोथ नेचर, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक। तो हेड जो रीजन होगा दैट विल बी हाइड्रोफिलिक एंड जो टेल रीजन होगा दैट विल बी हाइड्रोफोबिक। ये प्रेजेंट होंगे, तो 2 लेयर में प्रेजेंट होंगे। उन अलग अलग 2 लेयर को हमने बोल दिया लीफलेट, यानी कि एक हेड ऊपर प्रेजेंट होगा और एक मॉलिक्यूल ऊपर प्रेजेंट होगा और उसके जस्ट नीचे दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एंड इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली हमने बोल दिया लीफलेट्स। जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर है ये, यानी कि एक ऊपर प्रेजेंट है, एक लिपिड मॉलिक्यूल नीचे प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड, नीचे भी एक फॉस्फोलिपिड, तो इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट होगी। हाइड्रोफोबिक जो है वीक इंटरेक्शंस है जो इनफ है इन दोनों लेयर्स को होल्ड करने के लिए, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि tightly hold कर सके। That's why these molecules can move and provide fluidity to plasma membrane. Okay, so ये just simply एक structure है हमारे पास। तो this is
ये एक लेयर, जहाँ हमारी रेड डॉट है, ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की एंड ये दूसरी लेयर है, 1 लीफलेट 2 लीफलेट। और आपने देखा होगा जो सर्कुलर पार्ट है वो हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको हमने बोल दिया हाइड्रोफिलिक हेड्स। एंड जो ये लॉन्ग येलो कलर में हमें जो फाइबर्स दिख रहे हैं, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो दो लिपिड मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ऊपर एंड नीचे। दोनों के हेड एक्सटर्नल साइड पर होंगे जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे, और दोनों की टेल इंटरनल साइड पे होंगी जो कि हाइड्रोफोबिक होंगी। नेक्स्ट, अब इन हेड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे हमारे प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स बाहर के एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होंगे उनको हमने बोला एक्सट्रिंसिक, और जो इंटरनल साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे होंगे उनको हमने बोल दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। कॉमनली हम इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स बोल देंगे। एंड जो प्रोटीन यहाँ सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जो बाहर से स्टार्ट होकर अंदर तक आ रहा है, उसको हमने बोल दिया इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? प्रोटीन्स के साथ। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, ये भी प्रेजेंट होंगे एट वन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ, हमने जैसा कि बताया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेसिक कंपोनेंट के अंदर फॉस्फोलिपिड रखा एंड प्रोटीन्स रखा। कुछ क्वांटिटी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए वी यूज्ड आरबीसीज। तो आरबीसीज सबसे बेस्ट सेल है फॉर स्टडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी आरबीसीज है उन्हें इजीली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ट्रीट करके सेपरेट किया जा सकता है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जैसे ही हमने आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो आरबीसीज में होगा एंडोऑस्मोसिस, बहुत सारा वाटर फिल कर जाएगा आरबीसीज में एंड आरबीसीज बर्स्ट कर जाएंगी। एंड हाँ, बर्स्ट होने के बाद इजीली उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया जा सकेगा। ओके, नाउ जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स है, 3 क्लासेस के अंदर उनको डिवाइड किया गया, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। फॉस्फोलिपिड क्या है? अगर लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो उसको हमने बोल दिया फॉस्फोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो उसको बोल दिया ग्लाइकोलिपिड्स। एंड एक और नई क्लास दैट इज स्टीरोल। अगर हम इनका कंपोजिशन कंटेंट देखें तो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड सबसे मैक्सिमम होगा एंड ग्लाइकोलिपिड कम, एंड स्टीरोल या फिर कोलेस्ट्रॉल सबसे कम मिनिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब एक स्ट्रक्चर होता है लिपिड राफ्ट, अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज करेगी, जैसे कि लाइपोसोम, लिपिड राफ्ट। तो लिपिड राफ्ट एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो लिपिड राफ्ट के अंदर ये कंपोजिशन कंटेंट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे? यहाँ ग्लाइकोलिपिड ज़्यादा एंड फॉस्फोलिपिड कम होंगे। नाउ, बार बार हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? हमने सिंपली कह दिया कि लिपिड एसोसिएटेड विद फॉस्फेट, बट इट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट इज एल्कोहल, सेकंड फैटी एसिड, थर्ड phosphate group, and fourth phosphate attached to alcohol. Okay,
तो यहाँ पर फैटी एसिड के साथ एक अल्कोहल मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो जाएगा। इस अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर पहले से ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, दूसरी साइड पर फ्री अल्कोहल प्रेजेंट होगा एंड फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा आकर फैटी एसिड पे। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर होगा। तो फॉस्फोलिपिड 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, अल्कोहल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट अटैच टू अल्कोहल। अब हम बात करते हैं यहाँ अल्कोहल। अल्कोहल भी वेरिएबल होंगे किसी भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में। एग्जाम्पल, इट कैन बी ग्लिसरॉल, इट कैन बी स्फिंगोसिन। तो ग्लिसरॉल है अल्कोहल तो भी एक नए टाइप का फॉस्फेट बन गया, स्पिंगोसिन है तो भी एक नया टाइप का फॉस्फोलिपिड बन गया, जैसे कि स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। नाउ जो हमारे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स है उनके पास दोनों एंड्स है हाइड्रोफोबिक। ब्रोमाइलिन जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट स्पिंगोफॉस्फोलिपिड हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, सो बाय स्टडिंग ऑल द अबोव एग्जांपल्स हमने कंक्लूड किया कि 4 मेजर टाइप के फॉस्फोलिपिड जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आया हमारा फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, अगर अल्कोहल कॉलिन है तो फॉस्फेटिडाइल सीरिन, अगर अल्कोहल सीरिन है, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन एंड स्फिंगोमाइलिन। तो ये सारे हमने फॉस्फोलिपिड मेजर क्वांटिटी के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, सो जब हम देखते हैं किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को तो हमें इस तरीके से अपीयर हो रहा है। ये इनसाइड ऑफ सेल साइटोप्लाज्म हो गया, ये आउट ऑफ सेल हमें स्ट्रक्चर अपीयर होगा। नेक्स्ट हमने जो लिपिड की बात की थी वो है ग्लाइकोलिपिड, मीन्स कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द लिपिड। किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है उसे हमने बोल दिया ग्लाइकोलिपिड। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड जो है वो है सेरिब्रोसाइड, विच कंटेन्स अ सिंगल शुगर, या तो सिंपल शुगर ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है। नेक्स्ट इज गैंग्लियोसाइट। गैंग्लियोसाइट हमारे गैंग्लियंस के अंदर मिलेगा। ओके, नहीं सिलेंट्रेट्स बड़ा होगा, वहाँ जो नर्व सेल्स है उनकी जो एनवलप होगा उनमें गैंग्लियोसाइट मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड थोड़ा सा टिपिकल सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 7 शुगर रेजिड्यूज जो मॉलिक्यूल्स है आपस में अटैच होंगे। ओके, जिस तरीके से फॉस्फोलिपिड इनर बाइलेयर की फॉर्मेशन करा रहे हैं, जो ग्लाइकोलिपिड होंगे वो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट पर प्रेजेंट होंगे। मीन्स पहले फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा एंड उसके ऊपर ये प्रेजेंट होंगे एंड इनके जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शंस है वो सेल सरफेस पर एक्सपोज होंगे। नेक्स्ट स्टीरोल। स्टीरोल जो है एक कॉम्प्लेक्स सा लिपिड है जो कि 4 फ्यूज रिंग से बना हुआ है। स्टीरोल्स को हम कॉमनली डिराइव्ड लिपिड्स भी बोल देते हैं। 4 फ्यूज रिंग से बना हुआ है जो कि प्लेनर है और एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन सा स्टीरोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने को मिलेंगे? एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, स्टिग्मा स्टीरोल, सीटोस्टीरोल एंड एर्गोस्टीरोल। अब डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सी सेल में मिल रहे हैं, अगर एनिमल सेल है तो जो स्टीरोल होगा वो कोलेस्ट्रॉल होगा, फंगल सेल है तो स्टीरोल एर्गोस्टीरोल होगा, और अगर प्लांट सेल की बात हो रही है तो सीटोस्टीरोल हो सकता है, स्टिग्मा स्टीरोल भी हो सकता है। एज हमने अभी बताया कि स्टीरोल एक रिजिड स्ट्रक्चर है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। रिजिडिटी मीन्स जो फ्लूइडिटी वाला नेचर है उसको ब्लॉक करेगा, थोड़ा सा जो क्वाजी फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है वो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करेगा। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टीरोल इज रिजिडिटी। तो हमने 3 टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल पढ़े, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। फॉस्फोलिपिड क्या है, मेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है
और एक्सपोज रहेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट, जो कि मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में हेल्प करेंगे, अडहेरेंस के अंदर हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराएंगे। स्टिरोल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिजिड स्ट्रक्चर होंगे जो इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है ये। ये हमारा फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। दो लीफलेट बताई थी, एक लीफलेट यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों टेल टू टेल अटैच्ड है। दिस एंड जो ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए वो हो गया इसका पोलर और हाइड्रोफिलिक एंड। अदर जो टेल वाला रीजन है वो इसका हो गया नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक एंड। तो दिस इज सिंपली ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहीं बाहर की साइड ग्लाइकोलिपिड्स ही प्रेजेंट होंगे, जहां पर कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट होगा वो हैंग आउट करता रहेगा। यहाँ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारा फोस्फोलिपिड। जो हमारे फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है वो एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में एंटर कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर, एक मॉलिक्यूल है, ओके, जिसका हेड एंड टेल है, दूसरी लेयर में भी सेम है, तो उनको इंडिविजुअली हमने बोल दिया एक लीफलेट दूसरी लीफलेट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है मूवमेंट शो कर सकते हैं, एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में भी आ सकते हैं, इवन एक लीफलेट में एक जगह को छोड़ के दूसरी प्लेस पर भी जा सकते हैं। तो दिस नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइडिटी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो मूवमेंट है टू वेज से होगी। फर्स्ट इज ट्रांजिशन, जिसमें क्या होगा, चेंज होगा पोजीशन का विद इन सेम लेयर। एक मॉलिक्यूल उठेगा और दूसरे की प्लेस पे जाकर लग जाएगा और दूसरा वाला पहले वाली की प्लेस पर आकर लग जाएगा, यानी कि मूवमेंट एक ही लेयर में हो रही है। अगर ये मूवमेंट दो डिफरेंट लेयर्स, दो डिफरेंट लीफलेट्स के बीच में हो तो इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। मॉलिक्यूल्स दो लेयर के आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इस नेचर को हमने बोल दिया क्वासी फ्लूइड नेचर। ओके, तो दिस नेचर इज नोन एज क्वासी फ्लूइड नेचर। अब किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है या नहीं है, उसे मेजर करने के लिए हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर यूज करने के लिए हमने सिंपली एलिमेंटल फॉर्म में ऑस्मियम को यूज कर लिया, लेकिन यहाँ इन टू मार्क presence of lipids we used osmium tetroxide and lead compounds. जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है दैट इज मेंटेन्ड बाय फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रैम्बलेज, यानी कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। उनके मूवमेंट के लिए भी उन्हें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, स्टिमुलेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड वो एटीपी गिवर प्रोवाइडर का काम करते हैं फ्लिपेज, फ्लोपेज या फिर स्क्रैम्बलेज। तो तीन टाइप के यहाँ एटीपीएज ट्रांसपोर्ट चैनल्स प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करेंगे इनकी मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा फ्लिपेज, पी टाइप एटीपीएज। क्या काम होगा इसका, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट कराएगा आउटर सरफेस टू साइटोप्लाज्मिक सरफेस। फ्लोपेज क्या करेंगे, ये एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, कैटेगरी है ये प्रोटीन चैनल्स की जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे लिपिड को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट होगा स्क्रैम्बलेज, ये एटीपी इंडिपेंडेंट होगा, एटीपी यूज नहीं करेगा एंड मूव करेगा फॉस्फोलिपिड को किसी भी डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अंदर से बाहर भी, बाहर से अंदर भी, बट हमेशा काम करेगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि ये एटीपी इंडिपेंडेंट है, एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूवमेंट करवाएगा, लो टू हाई कभी भी मूवमेंट नहीं करवाएगा। अगर हमें लो टू हाई मूवमेंट करवानी है देन वी हैव टू यूज फ्लिपेज और फ्लोपेज। जो हमारे फोस्फोलिपिड हमने यूज किए
किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनकी दो कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की पीएच वो कंटेन करते हैं। अगर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की पीएच न्यूट्रल है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने बोल दिया न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल लेसिथिन, सिफेलिन, सेरिब्रोसाइड, स्फिंगोमाइलिन, तो न्यूट्रल पीएच वाले हैं, यानी कि इनकी पीएच 7 होगी। एसिडिक फॉस्फोलिपिड क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। एग्जाम्पल इनका कार्डियोलिपिन होगा, सल्फोलिपिड हो गया, फोस्फोटिडाइल इनोसिटोल हो गया। ओके, बेसिकली जो हमारे एसिडिक फॉस्फोलिपिड है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड का 5 to 20% कंपोजिशन करेंगे। अब जो इनर और आउटर लेयर है फॉस्फोलिपिड की, इनको भी बैलेंस करने के लिए हाइड्रोफोबिक फोर्सेस काम करेंगे। अब जो हमारा फॉस्फोलिपिड है इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एसिमेट्रिकल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स आउटर लीफलेट में ज़्यादा होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स इनर लीफलेट में ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन, ये जो हमारे दो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड है ये आउटर लीफलेट में ज़्यादा है, और सिफेलिन एंड फोस्फेटिडाइल सिरिन ये दोनों भी जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड है ये भी हमारे इनर लीफलेट के अंदर ज़्यादा होंगे, यानी कि सेम कैटेगरी के हैं, पीएच भी सेम है, फिर भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसिमेट्रिकल है, कोई आउटर लीफलेट में ज़्यादा है और कोई इनर लीफलेट में ज़्यादा है। अब जो लिपिड्स है वो रेंडमली मिक्स नहीं होते कभी भी बायलेयर में, इनके हमेशा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। तो जो लिपिड्स है कभी भी रेंडमली मिक्स नहीं हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ है। तो इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले आया हमारा लिपिड राफ्ट। ये मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन है जो कि कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड रिच होंगे। इनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन होगा जो कि इन्वॉल्व होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर एंड एंडोसाइटोसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारा है कैवियोले। कैवियोलिन प्रोटीन से बना होगा, वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है। वर्टिब्रेट्स में भी कहाँ? एडिपोसाइट सेल्स में, एंडोथीलियल सेल्स में, एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड में। मिसेल क्या है? सर्कुलर मॉलिक्यूल है जो कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के डिसोल्यूशन से बन रहा है वाटर में। आपने सॉप एंड डिटर्जेंट का वर्किंग मैकेनिज्म सुना होगा कि जो फैट मॉलिक्यूल है वो सेंटर में रह जाता है और सॉप मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं। सेम वही है कि यहाँ सर्कुलर मॉलिक्यूल होगा जो कि एक एंड उसका हाइड्रोफोबिक दूसरा हाइड्रोफिलिक होगा। नेक्स्ट इज लाइपोसोम। होलोस्फेयर है जो कि लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है एंड इसके अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली दो टाइप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मिल रहे हैं। पहला है पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन, आउटर एंड इनर सरफेस पे मिलेगा। लूजली अटैच प्रोटीन है जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से हेल्ड होंगे। ईजिली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग पीएच और आयोनिक स्ट्रेंथ। सिंपली हमने क्या किया, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते टाइम पीएच चेंज कर दिया या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर दिया, सॉल्ट्स ऐड कर दिए, तो इजीली इसको आप सेपरेट कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे आरबीसीज के अंदर, तो आरबीसीज के अंदर स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन नाम के जो प्रोटीन्स है मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टनल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये वो चैनल्स हैं, ये वो प्रोटीन है जो एक्ट करेंगे चैनल की तरह एंड वाटर सोल्यूबल मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करेंगे। दे कैन बी सिंगल और मल्टीपास प्रोटीन, ओके, यानी कि वन डायरेक्शन के अंदर भी मूवमेंट करा सकते हैं और बोथ डायरेक्शन के अंदर भी मूवमेंट करा सकते हैं। हमेशा ट्रांसपोर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स का
जो कि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। दे एक्ट एज परमेजेस, ट्रांसपोर्ट अलाउड करेंगे जो एंजाइम्स, हार्मोन रिसेप्टर का भी काम करेगा। अब बेसिकली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 5 टाइप के एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं। प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम डायापॉजिटिव एक्टिवेटेड एटीपीएजेस, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एक्टिवेटेड एटीपीएज, अल्केलाइन फॉस्फेटेज, आरएनएज। तो लिपिड बाइलेयर जो है वो रिजिड नहीं है, स्टैटिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स इजीली रोटेट कर रहे हैं, डिफ्यूज कर पा रहे हैं ईच लीफलेट के अंदर, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लाइपोप्रोटीनस सब्सटेंस है, लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर रिजिड नहीं है, स्टैटिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, इजिली मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब जो डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कितने लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगी लिपिड कंपोजिशन के ऊपर, कि किस तरीके का लिपिड कंपोजिशन है यहाँ पर, मीन्स अनसैचुरेटेड लिपिड मॉलिक्यूल ज़्यादा है या सैचुरेटेड ज़्यादा है। एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे आप उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के लिए हमारे पास एक छोटी सी टेक्निक है, दैट इज फ्रैप, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग टेक्निक। तो ये हमारी टेक्निक है। जो थर्मोडायनामिक बैरियर है वो प्रिवेंट करता है फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि ये बहुत ही अगर ये प्रोसेस बार बार होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बार बार डिस्टर्ब होगा। सो इसे कम से कम ही होने दिया जाए। तो थर्मोडायनेमिक बैरियर इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को ब्लॉक करके रखते हैं या प्रिवेंट करते हैं। सो इट इज़ ए वेरी रेयर प्रोसेस। तो बेसिकली जो काम कर रही है प्रोसेस वो होती है ट्रांजिशन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी डिपेंड करती है चेन लेंथ पर, कि जो लिपिड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी चेन लेंथ कैसी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जितनी ज़्यादा चेन छोटी होगी उतनी कम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी, तो उतनी ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाएगी। और जितनी ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी उतने ज़्यादा किंक्स आएंगे, स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा फ्रेजाइल होगा, उतनी ही कैपेबिलिटी होगी मोर रैंडम स्ट्रक्चर को अडप्ट करने के लिए। ओके तो हम लिपिड्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं टेक्निक फ्रैप, लेकिन प्रोटीन्स को चेक करने के लिए कि प्रोटीन्स किस तरीके से प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कैसे प्रोटीन प्रेजेंट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक। एज द नेम इंडिकेट, फ्रिज यानी कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हमें प्रोटीन्स को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीज करना है, लाइक -190 डिग्री सेल्सियस। फ्रैक्चर यानी कि हमें उस स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कट करना है, फ्रैक्चर करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो माइक्रोटोम नाइफ की हेल्प से हमने इसको कट कर दिया। तो हमारा जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट था उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे हमने फ्रीज किया, माइक्रोटोम नाइफ की हेल्प से उसको हमने कट कर दिया एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। So here are some MCQs. Thank you.